हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज आई प्रॉमिस्ड इन माय लास्ट वीडियो के मैं अगली वीडियोस में एक दफ़ा फिर से ऑस्ट्रेलिया के जो परमानेंट वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर बात करूंगा और स्पेसिफिकली जो वीज़ा मैं कवर अप करूंगा उसमें सब क्लास 190 और सब क्लास 491 आता है। इस वीडियो में बात कर लेंगे कि दोनों सब क्लासेस क्या कहती हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस तरह हम वीडियो को आगे लेके चलेंगे इसके बारे में बात करते चलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया आने के जो 2-3 रास्ते हैं उसमें पहला रास्ता था कि आप स्टूडेंट वीजे पे आएँ एंड देन आफ्टरवर्ड आप टीआर ले लें, और अगर आपको पीआर मिलती है तो आप पीआर ले सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। दूसरा तरीका था कि कोई ना कोई वर्क वीज़ा, लाइक वो सारे लोग जो वाशिंगटन अकाउंट के ग्रेजुएट्स थे वो 476 वीज़ा के ऊपर यहाँ आ सकते थे। इसके साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनको वर्किंग हॉलीडे वीज़ा मिलता है। इसके साथ साथ जो न्यूजीलैंड के सिटीजन्स हैं उनके लिए स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीज़ा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। और जो लोग चाइना के सिटीजन्स हैं उनके लिए एक अलग स्ट्रीम थी जिसके थ्रू वो ऑस्ट्रेलिया आके काम कर सकते थे। इसके साथ साथ आप बात कर लेते हैं एक और तरीके की, जो मैं कहूँगा कि सबसे डिजायर्ड वे आने का ऑस्ट्रेलिया, या हर बंदा चाहता है कि मैं उस पाथवे के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आऊँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट रेजिडेंसी की, कि आप पीआर के थ्रू ऑस्ट्रेलिया आए। अब बात आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर किस तरह अप्लाई होती है, क्या प्रोसीजर है, हमें कौन सी चीज़ें या कौन से स्टेप्स लेने हैं जो हम ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए एलिजिबल हो जाए। पहले बताता चलूं कि जो ऑस्ट्रेलिया की पीआर है ना, इट इज थ्रू इनविटेशन ओनली। ऑस्ट्रेलिया की जो पीआर के तरीके है बेसिकली, अगर मैं इसको समराइज करूँ ना दो डोमेन्स में, तो एक तरीका है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम, आपको अपने पॉइंट्स गैदर करने हैं, अपनी फाइल लॉन्चमेंट करनी है, और दैट इज थ्रू इन्विटेशन। आपको या तो इनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है या डिपार्टमेंट है वो इन्वाइट करेगा, या जो इनकी स्टेट्स हैं, स्टेट्स लाइक प्रोविंसेस, जिस तरह हमारे मुल्क में बात करूंगा तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान है, इस तरह यहाँ पे स्टेट्स है लाइक विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, या तो वो इन्वाइट करेगा या फिर इनके रीजन्स है। अब रीजन्स क्या होते हैं? रीजन्स इज लाइक आपका जो बैकवर्ड एरियाज नहीं होते, इसको हम सादे अल्फाज में कहें गाँव के इलाके हैं, वो उनको कोटा दिया जाता है हर साल के आप कुछ लोगों को इनवाइट भेजें ताकि वो लोग आपके पास आके रहें और आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। सो दैट जिस तरह बड़े शहर आबाद हुए हैं इस तरह हम रीजन्स को भी आबाद कर दें। इसके साथ जो दूसरा पाथवे ऑस्ट्रेलिया आने का वो है स्पॉन्सरशिप का। अब स्पॉन्सरशिप का जो तरीका है वो थ्रू एम्प्लॉयर होता है। अब एम्प्लॉयर वाले की जो बात है उसको हम कहते हैं सब क्लास 186। इन शॉर्ट बात करूंगा 186 की, लेकिन अगली वीडियो में मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करूंगा। कौन एलिजिबल है, किस तरह आ सकते हैं, क्या चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने होम कंट्रीज में बैठे हैं तो इस वीज़ा मिलने के, और अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो उसके क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या चांसेस बढ़ जाते हैं। जो 186 है ना, बेसिकली अगर तो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका एम्प्लॉयर आपको पीआर दिलवा सकता है। उसको आपको स्पॉन्सर करना है, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स होम अफेयर्स को जमा कराने हैं, साथ उसको ये जस्टिफाई करना है कि वो आपको क्यों नॉमिनेट करना चाहता है, या व्हाट आर द रीजंस, या व्हाट आर द स्किल्स दैट यू हैव जो उसको बाकी लोगों में नहीं मिल रहे। वो जब ये जस्टिफाई करवा देगा तो उसके बाद डिपार्टमेंट आपको इनवाइट भेजता है, जिसके बाद अपना वीजा लॉन्च करते हैं, और वीजा लॉन्च करने के बाद आपको ग्रांट का वेट करना पड़ता है। बट इन दिस वीडियो हम बात करने लगे हैं 491 और 190 की। अब 491 क्या है? 491 जिस तरह भी मैंने बात की कि रीजन्स का वीजा है, जितने भी रीजनल एरियाज हैं उनको कोटा एलोकेट होता है कि आपने इतने लोगों को इन्वाइट करना है। अब हर रीजन का अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ जेनेरिकली तो ऑस्ट्रेलिया में जो 3 बड़े शहर हैं ना, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, इनमें आप 491 नहीं ले सकते। इसके अलावा पूरे ऑस्ट्रेलिया में आपको 491 मिल सकता है। अब मेलबर्न जो कि विक्टोरिया में है, तो विक्टोरिया का जो 491 है आपको मेलबर्न के अलावा कहीं और रहना पड़ेगा। मतलब मेलबर्न के अलावा अगर आप किसी भी रीजनल एरिया में रह रहे हैं ना विक्टोरिया के, यू आर एलिजिबल फॉर 491। आप जीलोंग चले जाएं जो यहाँ से 40 मिनट्स की ड्राइव है, आप जो है वो पैकेनम चले जाएं जो यहाँ से घंटे की ड्राइव है, आप इन एरियाज में रहें, देन यू आर एलिजिबल फॉर 491। अब न्यू साउथ वेल्स की बात कर लेते हैं। न्यू साउथ वेल्स में बेसिकली जो है ना, उन्होंने पूरी जो स्टेट है अदर देन सिडनी उसको उन्होंने 14 रीजन्स में डिवाइड किया है। अब विक्टोरिया के कंपैरिजन में यहाँ पे डिफरेंस ये है कि उन्होंने 14 डिफरेंट जो रीजन उनको नॉमिनेट कर दिया, उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया कि आप खुद अपनी शॉर्टेजेस आइडेंटिफाई करें, अपनी वेबसाइट पे जाके बता दें कि हमें किस किस स्किल की शॉर्टेज है, हमें कौन कौन सा स्किल चाहिए, और उसका क्राइटेरिया आप लोग वहाँ मेंशन कर दें। विक्टोरिया में अगर आप किसी भी रीजन में रह रहे हैं ना तो आप स्ट्रेट अवे 491 के लिए एलिजिबल होते हैं थ्रू आउट विक्टोरिया। लेकिन न्यू साउथ वेल्स के केस में आपको रीजन नॉमिनेट करना होता है। आप 14 रीजन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रीजन एक्स में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे रीजन एक्स में जाके रिसर्च करनी है, मुझे वहाँ जाके देखना है कि क्या जो मेरा ऑक्यूपेशन है वहाँ उनको उसकी ज़रूरत भी है, और इनको जो कोटा है उसमें ये इस दफ़ा राउंड चला भी रहे या नहीं चला रहे। ऐसा नहीं है कि जो 14 के 14 रीजन है वो हर दफ़ा ही राउंड चलाएंगे, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि मैं कहूँ मैंने रीजन एक्स में फाइल जमा करानी है, रीजन वाई में भी करानी है, रीजन जेड में भी करानी है। आप पर फाइनेंशियल ईयर सिर्फ एक रीजन में अपनी फाइल जमा करा सकते हैं,
और 2023 के स्टार्ट से जो RDA था न्यू साउथ वेल्स, उसने स्टार्ट किया था कि आपको $800 की अपफ्रंट फी पे करनी है, जिसके बाद जिस रीजन में आपने फाइल सबमिट कराएगी वो फाइल को खोल के रिव्यू करेगा और वो फिर बताएगा कि वो आपको नॉमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो $800 वाली फीस थी ना, बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से अप्लाई नहीं किया था, लेकिन जिन जिन ने किया तो उसमें से मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सभी को इन्वाइट आ गया था। इसलिए लोगों को लगता है कि अगर आप ये $800 की फीस पे करेंगे तो आपको इन्वाइट आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे जो बात मैं कहूँगा मेंशन करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जो भी रीजन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ऑक्यूपेशन की वहाँ डिमांड हो। आपने अगर फॉर एग्जांपल रीजन ऐसा सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन की डिमांड नहीं थी और आपने $800 पे कर दिए हैं, तो आप किसी और रीजन में अप्लाई नहीं कर सकते। आपने वो चांस मिस कर दिया है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी कीन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब मुझे रीजन्स की लिस्ट कहाँ मिलेगी? आप सिंपल गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें रीजनल स्टेट्स इन न्यू साउथ वेल्स, आपको वो सारे रीजन की ना लिस्ट आ जाएगी। जो 14 रीजन हैं, साथ अगर आप मैप खोल लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि सिडनी के आसपास कौन सी हैं, और सिडनी से दूर अगर मैं चला जाऊँ दूसरी जो स्टेट्स हैं उनके साथ कौन कौन से रीजन हैं। अब आपने क्या करना है, उस रीजन का नाम ले लेना है। उस रीजन के नाम के अगेंस्ट आपने उनका RDA देखना है। RDA का मतलब ये कि जो उनकी रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और जो रीजन का नाम है वो लिखेंगे तो आपको गूगल पे उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पे जाके आपने माइग्रेशन सेक्शन के अंदर जाके चेक करना है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन उनको चाहिए, और क्या उनका जो राउंड है या जो उनका कोटा है या जो उनका इन्वाइट करने की प्रोबेबिलिटी है इस साल में ओपन भी है या नहीं है। क्योंकि हो सकता है आप कुछ रीजन की वेबसाइट पर जाए, वहाँ पे लिखा हो कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम किसी को इन्वाइट नहीं करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में हम किसी भी ऑक्यूपेशन की हमें जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिसर्च पूरी नहीं है और आपने रीजन नॉमिनेट कर दिया, फाइल जमा करा दी और आपने पैसे जमा करा दिए, तो वो ज़ाया हो चुके हैं। इसीलिए आपने कहीं भी पैसे जमा कराने से, रीजन सेलेक्ट करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि उस रीजन में आपकी ज़रूरत है। इसके साथ जो लोग पर्थ में रहते हैं या जो लोग एडलेड में रहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी EOs में लिख देना है कि यू आर विलिंग टू बी नॉमिनेटेड फॉर 4N1। तो जब 4N1 का राउंड चलेगा, इफ यू आर एलिजिबल, तो आपको इनवाइट आ जाएगा। अब 1N0 क्या है? 1N0 बेसिकली जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इसमें ये होता है कि जो स्टेट्स हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया की जो 8 स्टेट्स हैं, जिसमें आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया है, न्यू साउथ वेल्स है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, तस्मानिया है और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है। ये जो स्टेट्स हैं ये आपको इन्वाइट भेजती हैं। अब किसी स्टेट में जो राउंड चल रहा है, इसको भी कोटा एलोकेट होता है हर साल, उसके अकॉर्डिंगली देखती है कि मुझे किस ऑक्यूपेशन की जरूरत है। तो स्टेट राउंड चलाती है, कैंडिडेट्स को उनकी EOs के बिहाफ पे असेस करती है, उनको इनवाइट्स भेजती है। उस इनवाइट को एक्सेप्ट करने के बाद आप प्री क्वालिफाई करते हैं। प्री क्वालिफाई में जो चीज़ें आपने क्लेम की होती हैं, जो पॉइंट्स आपने क्लेम किए होते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, स्टेट्स वेरीफाई करती हैं, देन वो आपकी फाइल होम अफेयर्स के पास भेजते हैं कि इस बंदे को इन्वाइट भेज दो, वी हैव नॉमिनेटेड हिम और हर। फिर अपना वीज़ा लॉन्च करते हैं, फिर वीज़े का वेट करते हैं। अब 1N0 में 5 पॉइंट आपको स्टेट देती है और 4N1 में आपको 15 पॉइंट स्टेट देती है। अब जब आप अपनी पॉइंट्स कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, आपने ये 5 और 15 पॉइंट्स ऐड नहीं करने। बहुत कॉमन सवाल आ रहा है कि मेरे 80 पॉइंट्स हैं 4N1 के लिए, क्या मैं सूटेबल हूँ, या these points are more than enough, या these points are good to get invite for XYZ ऑक्यूपेशन। देखें, अगर तो आपके 80 पॉइंट्स अपने हैं जिसमें आपने 15 पॉइंट रीजन के नहीं डाले, मैं 4N1 की बात कर रहा हूँ, आपने 4N1 के लिए अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं रीजन के 15 पॉइंट ऐड करे बगैर। अगर तो वो 75 और 80 बन रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि जो आप टॉप 15 to 20% लोग हैं ना, आप उनमें फॉल कर रहे हैं। तो अगर कोटा बढ़ेगा या राउंड चलेगा तो लाइकली चांस होता है कि आपको इन्वाइट आ जाएगा। लेकिन अगर आपके 60-65 पॉइंट्स हैं अपने, तो आपको जो इन्वाइट का चांस है वो बहुत ही रेयर है, क्योंकि जो कंपटीशन जा रहा है, जिस हिसाब से लोगों ने अपनी फाइल जमा कराई हुई है और जिस हिसाब से लोग अपने पॉइंट्स गैदर करके ईगर है कि हमें इन्वाइट आ जाए, तो ये एवरेज स्कोर है। हर दूसरे बंदे का 4N1 के लिए यहाँ पे जो स्कोर है दैट इज 60 to 70 के बीच में, ये नॉर्मल स्कोर हो चुका है। मैं एग्री करता हूँ, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है अपने पॉइंट्स बढ़ाने की, क्योंकि वो 125 होते हैं, 5 पॉइंट वहाँ से लूज हो चुके होते हैं। आप जो पॉइंट बढ़ा सकते हैं, आप नाटी से, आप PTE से, आप स्किल असेसमेंट से, यही वो पाथवेज हैं, या आप सिंगल हैं तो 10 पॉइंट उसके मिलते हैं। इन्हीं चीज़ों के थ्रू अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आपके पॉइंट्स बढ़ाने का। यस, अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपने 3 साल जॉब कर लिए तो 5 पॉइंट आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस असेस करवाना है। अब इसके पहले मैं 1N0 की बात कर लूँ। 1N0 की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके 80-85 पॉइंट्स हैं इट सेल्फ रिगार्डलेस ऑफ द ऑक्यूपेशन, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं नर्सिंग की बात नहीं कर रहा, मैं चाइल्ड केयर की बात नहीं कर रहा, मैं हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 80-85 पॉइंट्स हैं स्टेट के मिलाए बगैर, तो यू आर सिटिंग एट अ वेरी गुड स्कोर। अब आपको जो 5 पॉइंट या जो 15 पॉइंट मिलते हैं ना, वो तब मिलते हैं जब आपको इनविटेशन आता है। आपने जो पॉइंट कैलकुलेट करने हैं वो आपने हमेशा अपने खुद कैलकुलेट करने हैं। कोई आपसे स्कोर पूछता है ना कितना स्कोर है, आपने फॉर एग्जांपल कहना है जी मेरा 80 स्कोर है, तो 80 शुड बी योर इंडिविजुअल स्कोर।
उसके बाद अगर आपको 190 आएगा तो आपका स्कोर 85 हो जाएगा, और अगर आपको 491 का इन्वाइट आएगा तो आपका स्कोर 95 हो जाएगा। ये जो स्टेट के पॉइंट्स है ना, अगर आप ये अपने इनिशियल पॉइंट्स में ऐड कर लेंगे ना तो ये आपका पीस ऑफ माइंड है, लेकिन इसका आपको हरगिज़ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर दूसरा बंदा उस एवरेज स्कोर पे बैठा है जो अगर आप स्टेट के पॉइंट्स निकाल लें तो हर बंदे का वही स्कोर है। दूसरे अल्फाज में अगर मैं बताऊं, हर बंदा अगर अपना स्कोर स्टेट्स के पॉइंट मिला के बताएगा ना तो हर बंदे के 491 के केस में जो स्कोर होगा वो ऑलमोस्ट 80 होगा, और 190 केस में हर बंदे का स्कोर है वो 70 होगा। तो ये एवरेज स्कोर है। तो मैंने वो स्कोर्स बता दी बेसिकली। अब लोग कहेंगे फॉर एग्जांपल कोई देख रहा है जी वो प्राइमरी स्कूल टीचर है, कोई डे केयर चला जाता है या कोई चाइल्ड केयर है, तो वो कहते हैं कि हमारे बारे में अगर आप बता दें तो मैं उनका भी ओवरव्यू देता चलता हूँ। अगर आप हेल्थ के सेक्टर में, एज के सेक्टर में या टीचिंग सेक्टर में है और आपका एवरेज स्कोर जो है वो अराउंड 65 है तो आपका बड़ा अच्छा स्कोर है। और इन कैटेगरी वाले लोगों को मैंने 4 से 6 दिन में इनवाइट आते भी देखा है। तो दीज आर द ऑक्यूपेशन दोज आर हाईली इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप इन ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेशन और रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है तो आपको अपनी फाइल्स एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इन चीज़ों की शॉर्टेज खत्म नहीं होगी। इवन मिनिस्टर की आप कॉन्फ्रेंस देखें, उसने बोला है कि जो हेल्थ केयर है, ये जो चाइल्ड केयर है, डे केयर है, एज केयर है, ये सेक्टर्स है ना, इनमें हमें शॉर्टेज है और हमें इसको ओवरकम करना है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से वो सारे लोग जो 491 और 190 को लेके कंफ्यूज थे उनकी ये वाली कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी कि 491 और 190 में क्या फ़र्क है। अगली वीडियो में बात कर लूँगा कि पॉइंट किस तरह कैलकुलेट करने हैं। मैं यहाँ पे बैठ के अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करूँगा, साथ आप पैरेलल अपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट करते रहिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि आपके कितने पॉइंट्स बन चुके हैं। मैं उसके साथ साथ PY की बात करूंगा विच इज़ द प्रोफेशनल ईयर। उसके ऊपर कन्फ्यूजन थी कि 476 वाले लोग जो ऑन शोर आ चुके हैं क्या वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी क्लियर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर आउट कर दूंगा। उसके साथ नाटी की बात कर लेंगे, नाटी क्या है, किस तरह अप्लाई करना है, उसका कितना टाइम पहले मुझे टेस्ट बुक कराना चाहिए। फिर PT की बात कर लेंगे, और PT की चूँकि बात आई है तो PT में मेरा एक दोस्त है, डेफिनेटली उसका स्टेट 9 है। अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी, मदद चाहिए होगी, डेफिनेटली वो कोचिंग सेशंस ले रहा है, वो यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 लोगों को पढ़ा रहा है। एंड डेफिनेटली जो उसकी कमिटमेंट है वो ये है कि इफ़ यू आर एबल टू स्कोर स्टेट 8 देन आफ्टरवर्ड्स मैं आपको चार्ज करूंगा। अगर आपका स्टेट 8 नहीं आएगा तो मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर PT, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उस बंदे का कॉन्टैक्ट आपसे शेयर आउट कर दूंगा। जो उसकी फीस है वो भी मैं कहूँगा अगर आप मार्केट से कंपेयर करें दैट्स वेरी नॉमिनल फीस। वो हार्डली $250 to $300 चार्ज कर रहा है, और वो इस गारंटी में आपको तैयारी करवाएगा कि अगर आपके स्टेट 8 आएंगे देन आई एम गोइंग टू चार्ज यू, अगर आपके स्टेट 8 नहीं आएंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू। सो आई होप मेरी इस वीडियो से 190 491 की कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।